नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर जैन अल्फा के प्रदर्शन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जैन अल्फा के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। शिक्षकों की कमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। छात्रों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आदेश आया है। वहीं सीएमओ अधिकारियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं पर अब कड़ी निगरानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आदेश है। बता दें कि लखनऊ और आजमगढ़ जैसे क्षेत्रों में स्कूलों की समस्याओं को लेकर, टीचर्स की कमी को लेकर छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। जैन अल्फा के इस प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कड़े कदम उठाए हैं और सख्त निर्देश दिए हैं कि इन समस्याओं को तुरंत खत्म किया जाए। छात्र किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं उतरने चाहिए, क्योंकि छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। शिक्षकों की कमी क्यों है, इसको लेकर सवाल भी पूछे गए हैं और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आलोक द्विवेदी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, मुख्यमंत्री की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं और कहां-कहां पर उत्तर प्रदेश में खासतौर से जैन अल्फा का ये प्रदर्शन देखा गया है? क्योंकि छात्र जब सड़क पर उतर रहे हैं तो पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से छात्र सड़कों पर नहीं होने चाहिए। जो समस्याएं हैं उनका समाधान करिए। जी बिल्कुल वंदना, उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा को लेकर जो विगत दिनों में प्रदर्शन हुए, चाहे आजमगढ़ हो, फतेहपुर हो, और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले लखनऊ में भी जो राजकरण विद्यालय के जो छात्र छात्राएं थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए अधिकारियों को कि अगर ऐसी कहीं भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका स्थानीय स्तर पर निराकरण करें, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो छात्र हैं वो भविष्य हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, शिक्षकों की कमी है, उसको तत्काल पूरा किया जाए। कहीं सीटिंग प्लान के अनुसार अगर बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है उसको सुधार किया जाए। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पढ़ाई तक अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको तुरंत सुधार किया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने पुलिस विभाग से एसओपी भी जारी करने के निर्देश दिए हैं और एसओपी जारी भी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इन छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार तो बिल्कुल भी ना किया जाए। अगर छात्र सड़क पर उतरते हैं तो इनके ऊपर बल प्रदर्शन बिल्कुल न किया जाए। इनको समझा बुझाकर इनको वापस भेजा जाए। साथ ही जो आश्वासन दिए जाए उन आश्वासन को भी पूरा किया जाए। तो पुलिस प्रशासन हो या फिर प्रशासन हो, ये दोनों अपना काम बखूबी तरह से निभाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। अब ये माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए स्थानीय स्तर पर जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल हैं या स्थानीय जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रयास करेंगे। प्रयास करने के बाद छात्रों से बात करेंगे, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और मौके पर निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वहां मौके पर निस्तारित नहीं हो पाता है तो शासन स्तर पर ये वार्ता करेंगे, पत्राचार करेंगे, वहां से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। बिल्कुल आलोक, ये जरूरी भी है क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि बारिश के बीच भी ये छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और इतनी कम उम्र में अगर उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये नौबत क्यों आ रही है। देखिए वंदना, छात्र तो सड़क पर उतरे भीगते हुए, उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इससे पहले जो तस्वीरें जो दिखाई जा रही थी उसमें पहले भी देखा गया था कि छात्रों को आश्वासन मिल चुका था कि उनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन उनका जो समाधान था वो नहीं निकल पाया। फिर छात्र मजबूर होकर, लखनऊ की बात करें, छात्र फिर से मजबूर होकर सड़क पर उतरे और लगातार मांग करते रहे कि चाहे उमेश में उनको जो भोजन दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता खराब है, शिक्षकों की कमी है, क्योंकि शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर उनकी पढ़ाई खराब होती है तो जाहिर तौर पर उनको उनके अंदर रोष आएगा और वो अपनी आवाज उठाएंगे ही। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अब जो है निर्भीक होकर, जो अल्फा की बात की जा रही है, जेनजी अल्फा की बात की जा रही है, वो निर्भीक होकर अपनी बातों को रखने लगे हैं। ये जो है अपने आप में एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, अब जब कह रहे हैं कि युवा जाग चुका है तो युवा परिवर्तन भी कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब में जवाब राजनीतिक पार्टियां ढूंढने लगी हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 80%
जो वोटर्स हैं वो जेनजी हैं, यानी भविष्य जो तय करते हैं। और अभी जो ये अल्फा की बात की जा रही है, ये जो 13, 14, 15 साल के हैं, यानी ये 2-3 साल बाद फिर ये वोटर बन जाएंगे। तो अभी जो है 80%, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यानी भविष्य, वर्तमान के साथ साथ ये भविष्य की राजनीति पर भी फर्क डाल सकते हैं। इसलिए इनके रोष को शांत करने के लिए, इनकी समस्याओं को शांत करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रयास कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये गलत एक संदेश भी जा रहा है और राजनीतिक दृष्टिकोण से विपक्षी इसको मुद्दा भी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो इसको देखते हुए अब जो है उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन न हो, इसको लेकर एसओपी भी जारी कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश भी दे दिए हैं कि अब जो है अधिकारी मौके पर जाकर सुने, समझें और उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के जब मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की इनके खिलाफ हो सकती है जब अधिकारी अगर बात नहीं सुनेंगे? क्योंकि शिक्षकों की कमी एक बड़ा मुद्दा है, स्कूलों में तमाम तरह की असुविधाएं हैं, छात्र इसीलिए परेशान हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आने वाले वक्त में इलेक्शन है, तो राजनीतिक दबाव भी सरकार पर पड़ रहा है और इस वजह से भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की ओर से कदम उठाए गए हों ताकि विपक्ष को मौका ना मिले राजनीति करने का। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर निर्देश देते रहते हैं। अगर कोई भी समस्या उनके संज्ञान में जाती है तो उसके निराकरण के लिए निर्देश देते रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाला है, इसका राजनीतिकरण ना हो, क्योंकि जहां से शुरुआत होती, यानी बच्चों से जो शुरुआत हो, देश के भविष्य से शुरुआत होती है, वो बुजुर्गों तक जाती है। तो इनकी सुविधाओं के लिए भाई बच्चों को क्या चाहिए? शिक्षा, अच्छी शिक्षा चाहिए, जो युवा है उनको रोजगार चाहिए, जो बुजुर्ग है उनको पेंशन चाहिए, उनको सहूलतें चाहिए। ये तीनों जो कड़ियां एक दूसरे से जोड़ी जाती हैं, अगर ये तीनों सही दिशा में चलती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपनी वाहवाही करेगी। लेकिन जब बीच बीच में इनमें कमियां उजागर होती रहती हैं तो विपक्ष को ये मुद्दा मिलता है और मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगा कि आप शिक्षा को सुधार नहीं पा रहे, शिक्षकों की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे इलाज नहीं दे पा रहे हैं अस्पतालों में। तो ये बड़ा मुद्दा बनता चला जाएगा, क्योंकि जब इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है, जो दिल्ली से जो ये हवा जो चली है वो लगभग पूरे देश में ये हवा चलती नजर आ रही है। और ये जो छात्र हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन छात्रों को उकसा कौन रहा है, इस पर भी सरकार की नजर है कि क्या ये वास्तविक में स्वयं प्रदर्शन करने आ रहे हैं या फिर इनको कोई उकसा कर बाहर ला रहा है। ये भी एक बड़ी चुनौती है। ये एसओपी में इसको जारी किया गया है कि इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लीड करने वाली सीजेपी भी स्कूल सुधारो कैंपेन चला रही है और उसी दृष्टिकोण से हो सकता है कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जैन अल्फा को प्रदर्शन से रोकने के लिए। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैन अल्फा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जेन जी के बाद अब जैन अल्फा पर सरकार का फोकस है। सरकारी स्कूलों में छात्रों से मंत्री संवाद करेंगे। स्कूलों में बच्चों से सीधे फीडबैक लेने की तैयारी हो रही है। शिक्षा, परीक्षा से लेकर पोषण तक पर चर्चा होगी। जैन अल्फा से सीधे जुड़ने की सरकार तैयारी कर रही है, यानी अगली पीढ़ी तक पहुंच बनाने की ये बड़ी पहल की जा रही है। तो मंत्री खुद छात्रों से संवाद करेंगे, स्कूलों में क्या स्थिति है, बच्चों से संवाद के जरिए वो फीडबैक लेंगे और शिक्षा से लेकर परीक्षा तक, उनके पोषण तक, यानी मिड डे मील को लेकर भी जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं उस पर भी काम होगा। मंत्री फीडबैक लेंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। अगली पीढ़ी तक सीधा पहुंच बनाने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाने की तैयारी हो रही है, यानी जेन जी के बाद अब जैन अल्फा पर सरकार का फोकस है। सूत्रों के हवाले से बड़ी ये खबर सामने आई है। समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अब मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सरकारी स्कूलों में छात्रों से मंत्री संवाद करेंगे, यानी स्कूलों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो बदहाली है, क्या खामियां हैं, उन सभी पर काम करने के लिए पहले फीडबैक छात्रों से लिया जाएगा, उसके बाद उन्हें दुरुस्त करने पर काम होगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो कि आने वाले वक्त में देश का भविष्य तय करेंगे, उनकी चिंता अब सरकार को हो रही है और मंत्री अब सीधा उनसे संवाद करेंगे, फीडबैक लेंगे। इस बीच खबर मणिपुर से है, जहां आज से 22 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद होंगे। एनआरसी और जनगणना के विरोध में 48 घंटे के बंद का आह्वान हुआ है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी बोर्ड, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर यह आदेश लागू होगा, यानी सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि एनआरसी और जनगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।
सभी बोर्ड, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर यह आदेश लागू होगा। 3 दिन तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि एनआरसी और जनगणना का विरोध मणिपुर में देखा जा रहा है। इसी को लेकर यह एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। किसी तरह का कोई तनाव ना पनपे, कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए, शांति मेंटेन हो, इसको लेकर ये आदेश जारी हुए हैं। अगले 48 घंटे तक यानी आज से 22 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रखने का फैसला हुआ है। दरअसल एनआरसी और जनगणना के विरोध में प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिसको लेकर सरकार भी अभी एहतियाती कदम उठा रही है ताकि किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति ना बने। मणिपुर में 3 दिन तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन्हें बंद करने का सरकार ने फैसला किया है। 20 से 22 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे और उसको लेकर दरअसल राज्य के कुछ हिस्सों में जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मणिपुर के राज्यपाल की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त क्षेत्रों के तहत आने वाले कॉलेज, विश्वविद्यालयों में छुट्टी रहेगी यानी बंद रहेंगे। संजय प्रसाद संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या जानकारी है, क्या आदेश आए हैं और किस तरीके से उनका पालन करने के लिए प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? जी, अब मणिपुर का स्थिति फिर से गंभीर होती जा रही है और देखा जा रहा है जेडीएस की तरफ से, जेडीएस जो संगठन है मणिपुर का, उनका दावा है कि जो असम में सेंसस हो, देश में सेंसस हो रहा है, उस सेंसस से पहले मणिपुर में एनआरसी होना चाहिए, और जिसके लेकर मणिपुर पूरा मतलब एक उग्र हो चुका है और मणिपुर के हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। इसके चलते मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है कि जितने भी मणिपुर में शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल, कॉलेज है, सभी को बंद करने का आदेश दिया गया है। और ये आदेश आज 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक सभी स्कूल, कॉलेज से भी है मणिपुर में सभी को बंद करने का ऐलान किया है सरकार ने, और 22 अगस्त तक बाद ही सभी स्कूल खोले जाने की संभावना है। साथ ही ये बता दें कि एनआरसी के मुद्दे को लेकर जो जिस तरह से राज्यों में मणिपुर में मतलब जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन के अपडेट करने की मांग को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन जेएसबी के नेतृत्व में चल रहा है और 48 जन 48 आवर्स का जो आम हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते मणिपुर अशांत हो चुका है। असम में मणिपुर में काफी सारी हिंसा बढ़ रही है। उसके चलते सरकार ने निर्णय लिया कि मणिपुर की जितनी भी स्कूल, कॉलेज है, सभी छात्र सुरक्षित है और शिक्षा विभाग में कोई हमला ना हो या कोई भी गड़बड़ी ना हो, जिसके कारण, सुरक्षा के कारण चलते मणिपुर के राज्यपाल ने एक आदेश जारी किया और मणिपुर के सभी जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी है सभी ने अपने अपने ओर से उच्च शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के सभी शिक्षा विभाग के स्कूल, कॉलेज को बंद करने का निर्देश दिया है 22 अगस्त तक। तो इस तरह से मणिपुर फिर से अशांत हो चुका है और मणिपुर से शांति बहाली के लिए सरकार और प्रशासन काफी तत्पर दिखी जा रही है। बिल्कुल संजय, क्योंकि मणिपुर के कुछ हिस्सों में जनगणना से पहले एनआरसी को अपडेट करने की मांग उठ रही है और उसी को लेकर प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से और क्या सख्ती बरती जा रही है, क्या अतिरिक्त फोर्स भी डिप्लॉय की गई है? जी, प्रशासन कल से पूरा तत्पर है और जिस तरह से जेएसबी का जो मांग है कि जनगणना से पहले एनआरसी लागू हो मणिपुर में, और उसके लिए 48 आवर्स का जो बंद का, हड़ताल का आह्वान किया गया है मणिपुर में, उसके चलते मणिपुर प्रशासन और राष्ट्रपति मणिपुर के राज्यपाल खुद इस मामले को देख रहे हैं और सरकार पूरी तरह से तत्पर है, प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। सुरक्षा व्यवस्था जारी कर दी गई है, जिसके चलते मतलब अब 20 तारीख से 22 तारीख तक जितने भी स्कूल, कॉलेज है सभी को बंद करने का आह्वान किया है। या इस मतलब स्कूल, कॉलेज में हमला ना हो या जितने भी छात्रा है उसको सेफ्टी मिले, सुरक्षा मिले, सरकार जिसके लिए ठोस कदम उठा रही है और सुरक्षा व्यवस्था मणिपुर में काफी तारतम्य में किया गया है।
ये हिंसा ना हो, ये हिंसा से मणिपुर फिर से अशांत ना हो, जिसके चलते लोग सुरक्षित रहे। सरकार इसके लिए पूरी कदम उठा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपको तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदर्शन के बीच सरकार ने आदेश जारी किया है, यानी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला हुआ है। 3 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि इसके बाद भी जो स्थिति होगी कानून व्यवस्था को लेकर, उसके हिसाब से आगे कदम उठाए जाएंगे। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही कांग्रेस गाएगी। 1937 के स्टैंड को लेकर कांग्रेस ने ये कहा है कि वो उस पर कायम रहेगी। कांग्रेस पर बीजेपी की ओर से भी तीखा हमला हुआ है। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। संविधान को कांग्रेस नहीं मानती है, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर दरअसल कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच विवाद चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में बैठक हुई है, चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई नेताओं ने 1937 के पार्टी के स्टैंड को दोहराया है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस 1937 के पहले 2 स्टैंजा को ही अपने कार्यक्रमों में गाएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में 88 से ज्यादा सदस्य मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कार्य समिति सदस्य भी शामिल थे। इस दौरान कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान हमारे लिए इमोशनल है, ये हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के लिए पॉलिटिकल है। बैठक के बाद जो मीडिया को संबोधन करते हुए कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया है, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। जब उस प्रस्ताव को पारित किया गया तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, आचार्य नरेंद्र देव और कई नेता मौजूद थे। और उस दौरान यह तय हुआ था कि केवल 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे, तो हम उसी पर आगे भी अमल करेंगे। यानी कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस संविधान को नहीं मानती है। कांग्रेस मुस्लिम लीग बनती जा रही है, यह बीजेपी ने पलटवार किया है। तो वंदे मातरम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी ने आरोप लगाए कि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। उसके बाद पार्टी कार्यालय में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही गाए गए, जिसको लेकर भी सवाल उठाए गए। और अब सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने तय किया है कि केवल 2 स्टैंजा ही, यानी जो पहले से परंपरा उनकी चलती आ रही है, उसी को वो आगे भी अपनाएंगे, अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। हालांकि बीजेपी इसको लेकर पलटवार कर रही है और कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग बनती जा रही है, कांग्रेस संविधान को नहीं मानती है। क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हम डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands complete. वहीं अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के दावों को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बॉर्डर के बारे में टिप्पणी की है, चीन 60 किलोमीटर अंदर आया, ये दावा गलत है। किरण रिजिजू ने कहा है कि बॉर्डर वाले इलाके मुश्किल भरे होते हैं, वहां चुनौतियां होती हैं। सरकार बॉर्डर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पहले बॉर्डर वाले इलाकों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। अब बॉर्डर वाले इलाके सरकार की प्राथमिकता में है। किरण रिजिजू की ओर से यह दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीनी घुसपैठ के दावों को उन्होंने गलत ठहराया है और साफ उन्होंने इन दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि चीन 60 किलोमीटर अंदर आ गया है, हमें बदनाम करने के लिए तरह तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं, ये सब गलत है, भ्रामक है। किरण रिजिजू ने यह कहा है कि सीमा पर समस्या है। अरुणाचल प्रदेश के गाँवों के कुछ लोगों ने सीमा की समस्याओं के बारे में चिंता जताई है। ये चिंता उनकी वाजिब है। सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस है बॉर्डर इलाके में इन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन चीन 60 किलोमीटर भारत में घुस आया है, ये दावा गलत है। बॉर्डर इलाके मुश्किल भरे होते हैं, यहाँ चुनौतियां होती हैं।
लेकिन पहले की सरकारों में बॉर्डर वाले इलाकों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये इलाके सरकार की प्राथमिकता में हैं। इधर आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का एक्शन देखा गया है। दिल्ली, यूपी में ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर छापेमारी हुई है। 10 ठिकानों पर करीब 14 घंटे तक ईडी की रेड चली है। छापेमारी में फर्जी दान से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिलने का दावा किया गया है। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सरकारी धन डायवर्ट करने के भी आरोप हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े हुए 10 ठिकानों पर बुधवार को ईडी की ओर से रेड हुई। रामपुर में यूनिवर्सिटी परिसर में ईडी की छापेमारी हुई, जहां 14 घंटे तक ये रेड चली है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई कार्रवाई करीब 9 बजे तक रात में चली। इसके बाद करीब 15 ऑफिसर्स की टीम 6 गाड़ियों से यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर निकली। जांच में क्या सामने आया, ईडी की ओर से इसकी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। छापेमारी के दौरान यूनिवर्सिटी के बाहर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। इस बीच यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी चलती रहीं। ईडी ने रामपुर के अलावा सहारनपुर और दिल्ली में भी छापेमारी की है। सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता के ऑफिस और घर पर भी टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पीएमएलए के तहत यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सरकारी ठेकों से पैसे जो मिले हैं उन्हें कथित तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की संपत्तियां बनाने और बाकी के कामों में किया गया है। ईडी की ओर से दस्तावेज खंगाले गए हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके आधार पर आगे बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहें हमारे साथ।